हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है सुमन चौधरी और मैं स्टेट गवर्नमेंट में एज ए जूनियर इंजीनियर अपनी सेवाएं अभी दे रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे जेई के एग्ज़ाम को क्रैक किया और आप कैसे मेरे रोड मैप को फॉलो करके या थोड़ा उससे गाइडेंस लेके आप अपनी प्रिपरेशन को एस कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो में मुझसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए बाकायदा मैंने नोट्स भी बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी पॉइंट मिस हो प्रिपरेशन रिगार्डिंग, और आपको पूरी हेल्प इस वीडियो से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और उन पॉइंट्स पे हम डिटेल बात करेंगे कि कैसे वो चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है और आपको प्रिपरेशन से भटका भी सकती है, और कैसे मैंने उनको टैकल किया, उन चीज़ों को टैकल किया। तो कुछ चीज़ें हैं, एक एक करके हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिसोर्सेज। द मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन स्टडी प्रेफर करते हैं, कई लोग ऑफलाइन स्टडी प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो किया था, मैंने फुल्ली ऑनलाइन प्रिपेयर किया था। मतलब ऑनलाइन सोर्सेज से। अब वो ऑनलाइन बुक का पीडीएफ भी हो सकती है और ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस भी हो सकती है, मतलब है। तो मैंने इनसे स्टडी किया था। अगर मुझे कोई बुक चाहिए और मेरे पास वो नहीं है, तो मैं देखती थी उसका क्या कोई पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पे, तो मैं उसको वहाँ से डाउनलोड कर देती थी और वहाँ से मैं देखती थी। और मतलब क्योंकि अगर आपके पास एक इतनी मोटी किताब है, तो आपके दिमाग पे क्या सिग्नल जाएगा कि इसको ख़त्म होने में तो कम से कम 2 से 3 महीना लग जाएगा। लेकिन वहीं आपके पास फ़ोन में पीडीएफ है, तो उसको देख के उतना ज़्यादा आप को घबराहट फील नहीं होती है। तो आपको थोड़ा अपने दिमाग के साथ भी खेलना है। तो मैंने कभी भी इतनी मोटी बुक्स खरीद के तैयारी शुरू नहीं की। मैं ऑफलाइन, मतलब जो ऑनलाइन बुक्स होती थी उससे पढ़ती थी, और अगर मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि क्या इस टॉपिक पे किसी टीचर ने कुछ समझा रखा है, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट हूँ एक, तो मुझे नहीं आ रहा वो समझ, तो मुझे कौन समझाएगा। तो मैं कोई कोचिंग तो मैं लेती नहीं थी, तो मुझे कौन समझाएगा। तो मैं क्या करती थी, मैं ऑनलाइन देखती थी यूट्यूब पे कि क्या उस टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाई है, तो मैं उसको अच्छे से वहाँ से समझ लेती थी, और जब मुझे समझ में आ जाता था मैं फिर से अपनी बुक्स पे लौट आती थी। तो ये रिसोर्सेज होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। पर मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आज की जो दुनिया है, इंटरनेट की जो दुनिया है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। सेकंड टॉपिक पे हम आ जाते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा रिवीजन। तो रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है, इसका जो जितना मैं बखान करूँ कम ही कम है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो इतना पढ़ना है, मुझे तो पूरी किताब याद करनी है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, आप नहीं कर सकते। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, सर्वे है, हाईवे है, मतलब गिनो तो बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और सबको ऑन द पॉइंट बस एक बार पढ़ के याद रखना, इट इज़ मतलब इम्पॉसिबल। तो उसके लिए क्या क्या है फिर, तो जब याद ही नहीं होंगे तो पढ़ना ही क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है। याद होंगे, आपको आपके दिमाग में रिटेन होंगे। रिटेन तब होंगे जब आप उसको मल्टीपल टाइम आप उसको दोहराएंगे, रिविज़न करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप उसका रिविज़न करेंगे। तो जो जैसे मैं करती थी, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं कैसे रिविज़न करती थी, तो जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा, अब वो नॉन टेक का भी हो सकता है और वो टेक्निकल का भी हो सकता है। मेरा एक परफेक्ट टाइम टेबल रहता था, मैं उसके हिसाब से पढ़ाई करती थी। तो माना मैंने आज कुछ नॉन टेक में पढ़ा और आज कुछ टेक में पढ़ा, तो मेरा ये रूटीन होता था कि रात को सोने से पहले मैं एक बार नज़रों से उसको गुजार लेती थी कि जो मैंने आज दिन भर में पढ़ा। मतलब डिटेल में नहीं पढ़ती थी, बस देख लेती थी कि मैंने क्या क्या पढ़ा। एटलीस्ट वो मेरे दिमाग में फिर से रिकॉल हो गया। फिर मैं क्या करती थी, संडेज़ को यानी वीकेंड्स में जितना मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा,
उसको रिवाइज़ करती थी। मैं संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ती थी, जो पुराना पढ़ा उसी को रिविज़न उसका मैं करती थी। तो मैंने पुराना रिवाइज़ किया, फिर मैं क्या करती थी मंथ के एंड में मैंने जितना पढ़ा, मैं उसका क्या करती थी पूरा रिविज़न करती थी। तो ये मेरा 3 टाइम रिविज़न होता था। कि कैसे होता था 3 टाइम रिविज़न? एक तो आज जो पढ़ा रात में, फिर 1 हफ्ते का संडे को और फिर पूरे महीने का मंथ के एंड में। तो ऐसे करके मैं रिविज़न करती हूँ और आप यकीन मानिए अगर आप भी ऐसे करके रिविज़न करेंगे तो जो मतलब आपकी जो यहाँ पे स्टोरिंग की जो कैपेसिटी है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छे से उसको रिकॉल कर पाएँगे। आपको ये जैसे एग्ज़ाम में होता है ना, अरे यार ये तो पढ़ा-पढ़ा सा लग रहा है पर याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, याद नहीं आ रहा ये क्या है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने रिविज़न नहीं किया है। ठीक है? झूठ मत बोलिए। आपने उसका रिविज़न नहीं किया है इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब मैंने अच्छे से चीज़ों का रिविज़न करना शुरू किया तब नहीं होता था, वो होता था नहीं यही इसका आंसर है। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे पता है रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जो बहुत सारे एस्पिरेंट मिस करते हैं। आई डोंट नो क्यों करते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको रिवीजन मिस नहीं करनी है। ओके। थर्ड टॉपिक है नोट्स। अगेन द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब कोई बोलता है, कोई क्या करता है पूरी किताब नोट्स में उतार देता है। कोई बोलता है नोट्स नहीं बनाने चाहिए, कोई बोलता है नोट्स बहुत अच्छे से डिटेल नहीं, दोनों गलत हैं। नोट्स बनाने चाहिए पर नोट्स डिटेल में नहीं बनाने चाहिए। नोट्स होने चाहिए एकदम क्रिस्प कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं एग्ज़ाम देने कहीं जाती थी तो उससे पहले जो मेरे नोट्स हैं उस सब्जेक्ट के वो पता है कितने पेज के हो जाते थे? एक सिंगल पेज के। मतलब मेरे पास रिवीजन करने के लिए एक सिंगल पेज में बिल्डिंग मटेरियल होता था, एक सिंगल पेज में आरसीसी होता था, एक सिंगल पेज में स्टील स्ट्रक्चर होता था, ताकि मैं अपने एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते-पहुँचते या अगर एग्ज़ाम हॉल तक के मतलब पहुँचने के बाद मेरे पास टाइम बचा है, तो मैं उन एक-एक पेज को क्या कर सकूँ रिवाइज़ कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं इतनी मोटी किताबें एक पेज में ख़त्म करनी है, तो वो कैसे होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, कभी भी सेंटेंस में नोट्स नहीं बनाने हैं कि ये और पूरा सेंटेंस लिख दिया और पूरी उसकी डेफिनेशन लिख दी, नहीं। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं कि उसमें क्या लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब आप ये नहीं लिखोगे कि ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ, सॉरी आप वो लिख दोगे ये इतना परसेंट, ये नहीं। आप उसको टेबल में बनाएँगे, आप उसको लिखेंगे नहीं, आप उसका सेंटेंस नहीं बनाएँगे। आप उसमें लिखेंगे ब्रिक और यहाँ पे एरो लगा के जो लाइन से लिखा जो भी है आप उनको लिखेंगे चार्ट बना के, ताकि आपको चार्ट में रिवाइज रहे। अगर आप उसको एक सेंटेंस में लिखेंगे तो आप शायद उसको दोबारा देखेंगे भी नहीं, और अगर देखेंगे भी तो आपको वो याद नहीं रहेगा। पर वो जो आप टेबल बनाएंगे ना वो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा और आप उसको एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे, हाँ यार मैंने उस पेज में ना ऐसा टेबल बनाया था और वो इसका आंसर ये है। तो आपको ऐसे करना है, आपको पूरी किताब से दूसरी किताब नहीं बनानी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ठीक है? फिर क्या करना है, आपने एक टाइम नोट्स बना दिए, अब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब इसमें से भी नोट्स बनाने की ज़रूरत है, मतलब अब इसमें से भी छटनी करने की ज़रूरत है। तो आप उसमें से भी छटनी करेंगे। माना अगर फर्स्ट टाइम में आपके 20 से 25 पेज के नोट्स बने हैं, तो जो सेकंड टाइम है आपके 8 से 10 पन्ने के नोट्स में वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद और कम होंगे और उसके बाद और कम होंगे, और ये कम करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत कहिएगा कि जो आपने फर्स्ट टाइम 20 से 25 पेज के नोट्स बनाए हैं वो आपको हमेशा उसी से रिवीजन करना है, नहीं। आपको शॉर्ट, उससे भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उससे भी, क्योंकि आप जो रिकॉल बार बार कर पा रहे हैं तो आपको वो बार बार मतलब तो आपको क्या करना है कि अपने नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपके पास जब आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप जब दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, आप फर्स्ट सब्जेक्ट को दोबारा 20 से 25 पन्ने पढ़ने नहीं आएंगे वापस, तो आपको उससे भी शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। और जब आप उसको 20 से 25 पन्नों को आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़ना है, ये तो मुझे आता है, वो आपके दिमाग में स्ट्रांगली बैठ गया है।
समझ रहे हैं? तो आपको ऐसे रिवीजन करना है और रिवीजन ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रिवीजन को इग्नोर नहीं करेंगे। ओके? फोर्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि आप मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं ताकि आपके अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और ये तब होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएँगे। आप बोलेंगे अभी तो मेरा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाऊँ? तो यही गलती है जो हर एस्पिरेंट करता है। आपको मॉक टेस्ट आपको ये थोड़ी देखना सिलेबस तो एक बात आप ये लगाइए सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है। आप कितने भी एग्ज़ाम दे दीजिए आपका यही रोना रहेगा कि कभी कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, मेरा सिलेबस इतना रह गया था। तो ये होता है और ये सबके साथ होता है तो आप इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि कब मेरा सिलेबस ख़त्म होगा और कब मैं मॉक टेस्ट दूँगा। नहीं, आपको क्या करना है आपको हर संडे मॉक टेस्ट देना है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो मैं टॉपिक पढ़ चुका हूँ उससे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट दे के आप उतने क्वेश्चंस ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होंगे। मतलब हर संडे आपका इतने क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है, इतने क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सोचिए ना, आप पेपर देने तक पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और अगर खुदा ना खास्ता उसी में से सारे क्वेश्चन टकरा जाए तो तब तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना? तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, ठीक है? तो फिफ्थ टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो ऑनलाइन तो अवेलेबल होते हैं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ना मैंने बुक्स खरीदी थी बहुत सारी, जिसका शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट्स में वीडियो है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी जहाँ मैंने अपनी डिटेल बताया है कि मैंने कौन-कौन सी बुक्स अपनी प्रिपरेशन टाइम में यूज़ की, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप उसको देख लेना। तो जो मैंने बुक्स ली थी तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक बुक चलती है सिविल इंजीनियरिंग में गुप्ता एंड गुप्ता। तो गुप्ता एंड गुप्ता मैंने इतनी बार पढ़ दी कि मुझे ना ये याद हो गया था अब इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो इतना ज़्यादा हमने उसका रिविज़न कर दिया था, इतने ज़्यादा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? आपको 15 घंटे पढ़ना चाहिए? क्या आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए? या 1-2 घंटे में हो जाता है? तो जो घंटे हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे कंसिस्टेंट होके डेली पढ़ सकते हैं, डेली। ठीक है? ये नहीं कि आज आपने बिल्कुल 16 घंटे पढ़ाई कर दी, कल आप 4 घंटे के काबिल भी नहीं है, नहीं। आपको जितने घंटे आप एक दिन पढ़ेंगे आपको हर दिन उतना ही घंटे पढ़ना है, इसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं और इसी से सिलेक्शन होता है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ द की टू एनी सिलेक्शन। तो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। मैं अपना टाइम टेबल आपको बताती हूँ कि मैं कैसे टाइम टेबल मेरा था। तो सबसे पहले जो मेरी मॉर्निंग होती थी वो होती थी सुबह 4 बजे। मैं मॉर्निंग पर्सन थी, मुझसे रात में बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था। मैं रात को 10 बजे सो जाती थी और मॉर्निंग पर्सन थी, तो 4 बजे उठती थी और मैं सबसे पहले पढ़ाई नहीं करती थी। मैं क्या करती थी सुबह उठ के अपना फ्रेश व्रेश होके मैं नाश्ता बनाती थी क्योंकि हम बाहर रहते थे तो मैं और मेरा भाई हम दोनों अकेले रहते थे। तो वो तो था बहुत एक नंबर का आलसी, वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करता था। वो जॉब करता था तो वो अपना जॉब पे जाता था, तो मैं क्या करती थी नाश्ता नुश्ता बना के अपना नहा धो के और मैं रेडी हो जाती थी फॉर लाइब्रेरी। तो नाश्ता नुश्ता बनाना ट्रैवल ट्रैवल में मेरा थोड़ा टाइम लग जाता था और मुझे 7 बजे तक लाइब्रेरी पहुंचना होता था एनी हाउ। तो जो मेरा कमरा था वहाँ से मुझे लाइब्रेरी पहुँचने में अप्रॉक्स आधा पौना घंटा लगता था। ठीक है? तो अब मैं इस आधे पौने घंटे में क्या करती थी, ऑब्वियसली वेस्ट तो करूँगी नहीं इन आधे पौने घंटे को, तो मैं कान में लगाती थी हेडफ़ोन्स और न्यूज़ सुनते हुए जाती थी।
कोई हिंदू जो द हिंदू है उसकी किसी ने मतलब समरी शेयर कर रखी है, तो मैं उसको सुनते हुए जाती थी कि आज क्या क्या हुआ है, कुछ नई स्कीम्स आई है, ताकि मेरे दिमाग में वो रहे। उसके बाद मैं हम हमारे यहाँ ऑटो से जाते थे, तो मैं उस दौरान क्या करती थी, करंट अफेयर की वीडियो देखती थी, आज के करंट अफेयर की, कि जो आज मतलब कल के करंट अफेयर की वीडियो कोई आज बनाता था, तो वो देखती थी कि कल क्या क्या हुआ, तो वो मेरा क्लियर हो जाता था। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर अपनी पढ़ाई के बचाए, और उसके बाद 7 बजे मैं करेक्ट लाइब्रेरी पहुँच जाती थी। मैं साइन वगैरह करके अपनी सीट पे बैठती थी, और उसके बाद मैं अपने जो शेड्यूल है उनको डिवाइड करती थी, 25-5 25-5 25-5 वाले रूल में। आपने पोमो क्या बोलते थे, अब तो मैं भूल भी गई, पोमोडोरो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा, कि आप 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे, आप 25 मिनट पढ़ेंगे, आप 5 मिनट ब्रेक लेंगे। तो ऐसे करके मैं पढ़ती थी। आप ऐसे नहीं कि आप 1 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे, फिर उसके बाद 1 घंटे फिर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे, ब्रेक नहीं ले रहे, तो आपके जो माइंड है वो थोड़ा मतलब थोड़ा थक जाता है। तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे टेक्निक से पढ़ना है, पोमोडोरो टेक्निक। और एक उस टाइम पे ना मैं एक फॉरेस्ट ऐप यूज़ करती थी, तो अभी भी मे बी होगा वो। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मुझे 25 मिनट पढ़ना है, तो मैं अपने फ़ोन में टाइमर लगा देती थी कि 25 मिनट तक मैं इस फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो तब मेरा एक प्लांट ग्रो होगा। तो ऐसे करके आप अपना फॉरेस्ट ग्रो करते थे। तो बहुत अच्छा ऐप था, तो मैं उसको यूज़ करती थी। और हाँ, ऐप से याद आया, मैं एक और ऐप यूज़ करती थी अगर मेरी सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही है उसके लिए। तो एक अलार्म ऐप आता था, जिसमें अगर अलार्म तब बंद होगा जब आप एक मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो भाई कभी-कभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होती थी, और नींद आ रही है, और तब नींद में पर ये है कि उससे नींद खुल जाती थी, तो मैं वो यूज़ करती थी। एक जब मुझे भयंकर नींद आ रही होती है और उठने का मन नहीं करता ना, ऑब्वियसली सुबह 4 बजे हर दिन कौन उठेगा, पर उठना पड़ता था, तो मैं वो वाला जो अलार्म का ऐप है वो यूज़ करती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना 2 बजे तक, 2 ढाई, हाँ 2 बजे तक मैं अपना पढ़ाई करती थी। थोड़ा लंच करके, मैं लंच अपना पैक करके ले जाती थी, तो लंच करके फिर मैं वापसी आ जाती थी, क्योंकि 3 बजे मुझे रूम पे पहुंचना होता था। तो मैं 3 बजे अब रूम पे पहुंच गई। अब मैंने कब से कब तक पढ़ाई की, 7 से लगभग 1:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की। तो 8 9 10 11 12, तो 6 साढ़े 6 घंटे मैं पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं जब ट्रैवल करती मैं उस टाइम भी पढ़ रही थी। तो ऐसे करके मैं पढ़ रही हूँ, और अब इसके बाद 3 बजे से होते थे मेरे ट्यूशन स्टार्ट। मतलब मैं नहीं जाती थी ट्यूशन लेने, मैं ट्यूशन देने जाती थी क्या, मेरे कमरे पे बच्चे आते थे, तो मैं 2 बैचेस ट्यूशन लेती थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको लंबे समय तक तैयारी करनी है, तो आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप पे बर्डन आ ही जाता है। तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, और इनफ इतना कमा लेती थी कि मैं अपना और अपने रूम का खर्चा, अपना खर्चा, अपने भाई का खर्चा, मतलब हम उठा लेते थे, अपना कर लेते थे हम अपना। तो मैं ऐसे करके ट्यूशन्स पढ़ाती थी, तो 3 बजे से 6 साढ़े 6, हाँ इतने तक मेरे ट्यूशन्स चलते थे। अब उसके बाद आप लगा लो कि मैं सुबह 4 बजे उठ चुकी हूँ, फिर मैं खाना बना रही हूँ, फिर मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, फिर मैं लाइब्रेरी से आ रही हूँ, फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, और 2 3 घंटे कंटिन्यूअस बोल रही हूँ। तो कितना एनर्जी ड्रेन होता है, तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल डेड हो जाती थी। 6 बजे बाद मैं बिल्कुल डेड हो जाती थी। उसके बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं, मतलब मैं किताब हाथ भी नहीं लगाती थी, मैं इतना डेड हो जाती थी। उसके बाद मैं थोड़ा, मतलब आधा 1 घंटा मैं सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाती थी, क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी ना, तो नहीं, कुछ नहीं बोलना है ना कुछ करना है, बैठ जाती थी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा अपने लिए चाय चुई बनाती थी, और फिर अपना डिनर प्रेप किया। तो 8 9 बजे तक डिनर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं रात को एक बार रिवीजन करती थी, तो मैं बस किताब देखती थी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। मैं पढ़ती भी नहीं थी, मैं सिर्फ देखती थी, जैसे देख दिया, अच्छा ठीक है ये पढ़ा था मैंने, अच्छा ठीक है ये किया था मैंने, अच्छा ठीक है। तो वो करके मैं सोने चली जाती थी 10 बजे। 10 बजे मेरा बेड टाइम होता था, मैं सोने चली जाती थी। तो ये मेरा टाइम टेबल होता था। और अगर तो आप देख रहे हैं ना, मैं जबकि एक फुल टाइम वर्किंग, मतलब एक फुल टाइम एस्पिरेंट थी, स्टिल मैं सिर्फ 6 साढ़े 6 घंटे ही पढ़ती थी, ज़्यादा नहीं। कोई मैंने 10 12 घंटे की बिल्कुल वो नहीं किया, लेकिन स्टिल मेरा सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि वो 6 साढ़े 6 घंटे डेली होते थे, डेली, एक भी दिन मिस नहीं होता था। मैं, आपको पता है, मैं घर भी शायद सिर्फ साल में एक बार जाती थी, वो भी सिर्फ दिवाली पे। ना किसी की शादी, ना ब्याह, ना कुछ, ना कुछ, नथिंग। आपकी किसी के शादी में जाने से शायद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर आप जॉब लेके किसी की शादी में जाएँगे तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो किसी की शादी में खाना खाने से अच्छा है अपना पढ़ाई करो। और मैं सिर्फ़ दिवाली पे घर जाती थी, त्योहार पे 3-4 दिन के लिए मैं उस टाइम घर जाती थी, अदरवाइज़ मैं पूरे साल भर मैं अपने रूम पे ही रहती थी और अपना पढ़ाई करती थी। तो ये था मेरा टाइम टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की तो मैं जितना गुणगान करूँ, जितनी तारीफ़ करूँ, कम ही कम है। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन तो होना मस्ट है, मस्ट मस्ट मस्ट। आपको पता होना चाहिए कि इतने बज रहे हैं तो अब मैंने ये करना है, इतने बज रहे हैं तो अब ये मैंने ये करना है। आपका टाइम स्लॉट फिक्स होने चाहिए, ना इधर ना उधर। अच्छा, आज मेरे फ्रेंड आ गए ना, अब मैं कल पढ़ लूँगा इसको, ये टाइम स्लॉट गया। आज मुझे ना थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता। आपको आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ता है, आपको खुद को अलग करना पड़ता है दुनिया से। दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं। अपना आप पढ़ाई कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, और अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो शायद नहीं, पक्का आप सिलेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट है व्हाट टू डू इन ब्रेक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करती थी, जिसमें 25 मिनट्स मैं पढ़ती थी, 5 मिनट का ब्रेक लेती थी, 25 मिनट्स मैं पढ़ती थी, 5 मिनट का ब्रेक लेती थी। तो मैं 5 मिनट में क्या करती थी? तो उन 5 मिनट्स में मैं कुछ नहीं करती थी। मैं आप अब आप बोलेंगे कि नहीं मैडम आप फ़ोन छेड़ते होंगे। नहीं, फ़ोन का तो मेरे को बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं था फ़ोन का उस टाइम पे। मैं इतना मेरे अंदर सब्र आ गया था, इतना मेरे अंदर डिसिप्लिन आ गया था कि मुझे फ़ोन छेड़ने का मन ही नहीं करता था। मैं बैठती थी, या तो मैं कुछ सोचती थी, या तो मैं कुछ नहीं सोचती, मैं चुपचाप बैठी रहती थी बस। आँखें बंद करके मैं थोड़ा रिलैक्स करती थी, मेडिटेट करती थी, थोड़ा आँखें बंद करके, क्योंकि आप कितना ध्यान लगा रहे हो ना पढ़ने में, आप देख रहे हो, आप दिख रहे हो, आप ध्यान लगा रहे हो, तो आपका दिमाग बहुत वर्क कर रहा है। आप वो 5 मिनट आप बस शांत आँखें बंद करके बैठिए, और बहुत पीस फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या करती थी ना, मैं खुद को रिवॉर्ड्स देती थी। जैसे माना बात, मैंने अपने आप को बोल दिया कि अगर मैंने आज ये ख़त्म कर दिया ना, तो मैं आधे घंटे का ब्रेक लूँगी। अब आधे घंटे का ब्रेक तो बहुत ज़्यादा ब्रेक है, क्या करें आधे घंटे में? तो मेरा एक ऑब्सेशन, जो मेरे प्रिपरेशन टाइम में मेरा जो ऑब्सेशन लगा था, वो लगा था ऑडियो बुक्स का। तो मुझे ना ऑडियो बुक सुनना बहुत पसंद था, तो मैं क्या करती थी, मुझे आधे घंटे का ब्रेक मिला है तो मैंने मेरे कान में हेडफ़ोन डाले, और वॉक करते-करते बाहर पे थोड़ा फ्रेश एयर में वॉक करते-करते मैं ऑडियो बुक सुनती थी। बहुत सुंदर-सुंदर ऑडियो बुक्स, उस टाइम पे अमीश त्रिपाठी जी की बुक्स आई थी, जो नागाज़ द मेलुहाज़, नागाज़, और वो आई थी, वो 3 सीरीज़ थी। तो वो मैंने पढ़ी थी, और बहुत उस टाइम पे मतलब आपका फ़ोकस ना 100% रहता है, क्योंकि आप इतने पढ़ाई में डिसिप्लिन है ना, तो आपको एक-एक शब्द समझ में आता है, आप एक-एक शब्द को फ़ील करते हैं। तो मैं तो ऑडियो बुक सुनती थी और कुछ नहीं करती थी। तो आपको टाइम का ऐसे यूटिलाइज़ करना है ताकि वो आपकी स्टडी में भी आपको हेल्प करे। मतलब ऐसा नहीं कि आप फ्री टाइम में आप वो कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो, है ना? फिर आप जब पढ़ने जाओगे तो आपका दिमाग में रहेगा, यार अब क्या हुआ होगा उसमें? अब उसने क्या रिप्लाई किया होगा? अब उसने क्या स्टोरी डाली होगी? क्या पोस्ट डाला होगा? नहीं, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल मीडिया। तो जो ये सोशल मीडिया है ना, ये मतलब अच्छी चीज़ तो है, बट बहुत बेकार चीज़ है फॉर एस्पिरेंट। येस, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्रिपरेशन टाइम में जिस सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव थी, दैट वाज़ ओनली यूट्यूब। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब पे एक्टिव थी, और मैं ना इंस्टाग्राम चलाती थी, मैं ना व्हाट्सएप चलाती थी, मैं ना फ़ेसबुक चलाती थी, मैं कुछ नहीं चलाती थी। मैं सिर्फ़ चलाती थी यूट्यूब, क्योंकि मुझे इसमें से क्लासेस देखनी होती थी, और सच बताऊँ मुझे उस टाइम रिग्रेट भी नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक है पीपल यू आर सराउंडेड विद। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किन लोगों से सराउंडेड है, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, क्योंकि एक कहावत है ना कि आप अपने आसपास के लोगों का एवरेज होते हैं। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो आप अच्छे ही होंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ हैं तो आप बुरे ही होंगे। हो जाता है, वो थोड़ा संगति का असर पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है,
फ्रेंड्स गॉसिप में नहीं पड़ना है, ज़्यादा फ्रेंड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है उनके मतलब क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंडशिप ज़रूरी नहीं है, फ्रेंडशिप ज़रूरी है, बट जो आपका गोल है, जो आपका एम है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। मैं ये नहीं कह रही दोस्ती के बिना दोस्ती के साथ एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर आपको फ़ोकस चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ने में या आपको और नीचे खींच रहे हैं। तो आप देखिए कि आपकी सराउंडिंग कैसी है और अगर सराउंडिंग अच्छी नहीं है, तो आइसोलेट हो जाइए और अगर सराउंडिंग अच्छी है, तो कीप देम एज़ इट इज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक दैट इज़ हेल्थ। कोई फ़ायदा नहीं है आपने साल भर पढ़ा लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे आप बीमार हो गए। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, आपको पानी पीते रहना है, आपको अच्छा खाना खाना है। टाइम बचाने के चक्कर में बाहर का कचर-पचर नहीं खाना है। आज मेरा मन नहीं करा खाने मैंने कहा आज मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बाहर नाश्ता कर लूँगा, समोसे खा लूँगा, कचौरियाँ खा लूँगा, वो ठेले पे वो दाल-चावल मिलते हैं ना वो खा लूँगा। नहीं, होममेड फूड आपको खाना है, खुद बनाएँ, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। खुद बनाओ, खुद खाओ और स्वस्थ रहो। बाहर का अटरम-शटरम, कचरम-पचरम नहीं खाना है और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, पानी पीना है खूब सारा, ज़्यादा धूप में नहीं जाना है और ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है। आपको थोड़ी देर मॉर्निंग में आपको 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा आपके दिमाग के लिए। आपका दिमाग बेचारा जो दिन भर इतना आपको हेल्प कर रहा है, इतना काम कर रहा है, उसको थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाएगा। आप सुबह उठ के 5 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? बाहर का फ़ालतू नहीं खाना है जस्ट टू सेव टाइम। कोई बात नहीं, टाइम लग जाने दो, ऐसी चीज़ों में टाइम लग जाने दो, खाना घर का ही होना चाहिए। मैं बाहर जाती थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती थी। टिफ़िन ले जाती थी मैं लाइब्रेरी में, वहाँ का नहीं खाती थी। तो आपको भी थोड़ा अपना हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये टॉपिक्स थे जो मैं मतलब मेरी प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड थे। ऐसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, इन चीज़ों को करके मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और आज मैं जेईई की पोस्ट पे हूँ और मैं आशा करती हूँ और उम्मीद है मुझे कि आप में से कई लोग ज़रूर सिलेक्ट होंगे अगर आप भी ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो कर रहे होंगे और आप इन पॉइंट्स को फ़ॉलो करेंगे। इनमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो ना फॉलो करने लायक है, सारे पॉइंट्स फॉलो करने लायक हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और सक्सेस अचीव करेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा है और मुझे ज़रूर फॉलो कर लें क्योंकि अगर कोई अपडेट होगी रिलेटेड एग्ज़ाम और कुछ टॉपिक्स पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी कि कैसे आप टाइम टेबल बना सकते हैं, कैसे और अगर कोई टॉपिक आपके मन में है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पे ज़रूर टॉपिक बनाऊँगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।